नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हल करेंगे हम सवाल नंबर 4 का घा से। इसके पहले 4 का का खा गा पूरा बता चुके हैं। चूँकि ये रचना थी इसलिए हमने उस वीडियो में नहीं बताया था। इस वीडियो में यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये सवाल इसका 5वें का नंबर बता चुके थे। तो इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि यदि हम लगातार प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कहीं छोड़ के कर रहे हैं, तो उसका अंक किस प्रकार से हमें लिखना है, उसका नंबर कैसे लिखेंगे, तो ये सब जानने को मिलेगा। और ये है अग्रवाल की मॉडिफाइड अनसॉल्व पेपर नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। और ये बोर्ड पेपर है कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन से, और यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले के जो वीडियो हैं वो देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, और या तो आप प्लेलिस्ट पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब आप प्रश्न हल करेंगे तो ये हमें प्रश्न संख्या कहाँ डालना है, तो वो सदैव टॉप पर डालिए। टॉप पर डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब जैसे कोई एग्जामिनर होगा वो देखेगा तो उसकी निगाह तुरंत जाएगी कि हाँ ये कौन सा प्रश्न है, और वो तुरंत अंकन कर देगा। तो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न डालिए। तो इसमें हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लें यह है क्या, यह एक रचना है। तो इसके लिए हमें पटरी प्रकार पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको इस वीडियो में पेन से बना करके दिखाएं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और साफ साफ दिखाई भी पड़े। तो सबसे पहला काम, जैसा कि कहा है 5.8 की, तो हम क्या करते हैं 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो देखो यहाँ से होगी 5.8, ये यहाँ से हम पेन से ये बना लेते हैं, ठीक है। ये रेखा जो खींची हमने पेन से ही खींच ली है, यहाँ तक ये हो गई 5.8 की। अब क्या करना है, जितनी माप दी उतना रेखाखंड तो खींचना है। फिर क्या करते हैं, एक न्यून कोण बनाती हुई कोई भी एक रेखा नीचे की ओर या ऊपर की ओर जैसी भी आपकी इच्छा हो खींच दो, ठीक। देखो दो भागों में हम दो प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ही तरीका बता रहे हैं, ठीक। एक तरीका बनाने के लिए सबसे पहले एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खंड ये खींच दिया। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको बी, ठीक। अब क्या करते हैं, अब ये जो रेखा है इसमें देख लेते हैं कितने अनुपात में, 4 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। तो हमारा मतलब है कि ये 4+3 बराबर कितना आएगा, 7। इस रेखा के हमें 7 बराबर भाग कर लेना है। तो 7 बराबर भाग हम करेंगे प्रकार से। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, कोई एक दूरी ले करके, चाहे ये इतनी हो ऐसे, ठीक है, 7 बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको 7 बराबर भागों में बांट लिया। अब भागों में बांटने के बाद क्या करते हैं, जो A7 है, और नंबरिंग भी कर दी A1 A2 A3 A4 A7 तक, ठीक। अब ये जो 7 नंबर है इसको हम B से मिला देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कुछ समझते चलिए। तो ये B से हमने मिलाया, B से मिला दिया। अब देखो हम कक्षा 9 में पढ़े हैं, यदि हमें इसी के समांतर कोई रेखा खींचना है तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमें या तो संगत कोण बराबर करने पड़ेंगे या तो एकांतर कोण। तो इसका हम संगत कोण बराबर करके दिखा रहे हैं। संगत कोण बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम कोई एक ये कोण माप रहे हैं कि ये कितना होगा, ठीक। अब दूरी बिना घटाए बढ़ाए हमें किस अनुपात में मापना है ये भी देख लो। 4:3 में मापना है। ये देखो दिए है ना 4:3, साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो 4:3 में बांटना है, इसका मतलब 4 भाग इधर रहना चाहिए, 3 इधर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम किससे A4 पर यहाँ पर कोण
बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और प्रकार की नोक रखने के बाद ये एक चाप ऐसे मारा। ये कैसे मारा ये भी एक बात समझ लो। ये मारा जो था यहाँ से जो मारा था ना, दूरी बिना घटाए बढ़ाए, वही काम यहाँ से भी किया गया है। ठीक है ना, ये इस तरीके से समझ सकते हैं। अब क्या करना है, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर हमें इस कोण को माप लेना है। कोण कैसे, एक प्रकार की नोक इधर रखी और ये जो कलम है पेन है इसकी नोक यहाँ रखी, देख सकते हैं बराबर है ना। अब उठा करके इसको हमें यहाँ रखना है, यहाँ पर बिल्कुल इसके ये मार दिया। अब जहाँ से ये काट रहे हैं चाप दोनों आपस में एक दूसरे को, और यहाँ तो हम पेन से बनाकर दिखा रहे हैं, परीक्षा में आप पेंसिल से ही बनाएं, ठीक है। जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं आपस में, तो वहाँ से होती हुई एक रेखा हमें खींच देना है ऐसे। नाम इसको कुछ भी दे दो, A B, ठीक है ना। इसको A7 A4, तो इसको C दे देते हैं, ठीक। या B डैश कुछ भी दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसे C दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला भाग जो है ये आ गया 4, ये आ गया 3, बीच में अनुपात हम शो कर सकते हैं कि 4:3 के अनुपात में ये बढ़ गया। और मापने को कहा था, तो मापने के लिए हम इधर से माप सकते हैं, ये देखो। और हमेशा लगभग में लिखिए, ये है लगभग, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 का है। और इधर वाला भाग 1 2 2.3 है लगभग, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं AC वाला भाग जो है लगभग 5 सेंटीमीटर, और ये 2.3 हम लिख करके ही दिखाई देते हैं बस। देखिए गलत जोड़ गए भाई, देखो यहाँ से 1 2 3 सेंटीमीटर ये, और ये आधा है, ये 3.5 है लगभग, ठीक है। ये दूरी 3.5 है। और ये भाग कितना हो रहा है, यहाँ से मापेंगे 1 2, नहीं यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2, और ये देखो 1 2 3 लगभग, है ना। तो ये आ गया 3 नहीं 2.3, ठीक। और ये टोटल कितना था, टोटल था 5.8 टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप थी जो, ठीक। तो ये 5 4:3 के अनुपात में इस तरीके से हमने इसको विभाजित कर दिया, बांट दिया। और यही इसका जो पूरा का पूरा हल होगा। इसमें हमें रचना के चरण नहीं लिखने हैं, क्योंकि शायद कहा नहीं है 2 नंबर का सवाल भी होगा, ठीक। तो इसमें रचना के चरण लिखने से कोई हमें अधिक अंक नहीं मिलेंगे। तो अगला नंबर अब देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का खा, क्योंकि बाकी सवाल बता दिए थे, यही एक सवाल छूटा था कल, ठीक है, यानी पिछले वीडियो में। तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5 का खा। खा जो सवाल है वो देखो क्या कह रहा है, हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। कह रहा है उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/p²। ये सवाल कहा है, दिया, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो, ये जो है पुराना सवाल है, काफ़ी पुराना। तो इसको हालांकि हम हल करके दिखा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अक्षों से ए और बी अंतःखंड काट रहे हैं, तो हम चित्र बना करके ये समझाते हैं, ठीक। ये कौन सा अक्ष है, x डैश
अक्ष और इधर एक्स अक्ष होता है और इधर वाई अक्ष और इधर वाई डैश अक्ष। ठीक, अब मान लो एक कोई रेखा है, ये इस तरीके से ये गई, नाम चलो दे देते हैं ए बी। ये कह रहा है उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है, यानी इस रेखा का कोई ना कोई एक समीकरण होगा। अभी तो समीकरण हमें पता ही नहीं है, रेखा नहीं पता है ना, मान के चले। तो अक्षों से एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काट रही है ना, अक्षों से ए तथा बी, यानी जब भी बात होती है तो एक्स अक्ष की पहले बात होती है तो ये ए अंतःखंड होगा एक्स अक्ष पर, और जो कह रहा है और बी अंतःखंड काटती है यानी ये वाई अक्ष पर बी अंतःखंड होगा। तो इसको कह लेते हैं ये है बी। ठीक, काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बी है, यानी मूल बिंदु क्या होता है ये, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। इसको हम चलो मान लेते हैं ये ओ बिंदु है, इससे डाले गए यहाँ से इस पर एक लंब डाला जा रहा है जिसकी माप दे रखे हैं पी, है ना, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है। तो सिद्ध करना हमें ये सिद्ध करना है, ये चीज़ है जो है ना वो सिद्ध करना है। तो चलो कैसे करते हैं, चित्र ये बन गया, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए। अब हमसे क्या कहा है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि हमें इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि हमें समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण तो ज्ञात ही करना होगा, तो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं हम, बशर्ते एक चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर इसको हम कोई मान लें, चलो ये P और ये Q मान लेते हैं, तो इसके और इसके निर्देशांक पता हो तो निर्देशांक हम पता कर सकते हैं कैसे। अब देखो ये एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष की दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या ए है, तो ये ए हो जाएगा, और वाई अक्ष पर तो ये चला ही नहीं है तो वाई का मान क्या आएगा 0। अच्छा, इधर पर बी अक्ष यानी वाई अक्ष पर चला तो एक्स अक्ष पर चला तो एक्स का मान क्या 0। ठीक है, और इसका हो जाएगा बी। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई, निर्देशांक पता चल गए। अब ये जो रेखा हुई हमारी ए बी या पी क्यू कह सकते हैं, ये दो बिंदुओं से होकर जा रही है, किन किन बिंदुओं से, ए और यानी पी और क्यू से, पी और क्यू के निर्देशांक दिए हैं। तो एक सूत्र होता है, दो बिंदु हो गए हमारे, तो सूत्र वो क्या होता है, वो ये होता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये समीकरण होता है। तो इस समीकरण से ही हल होगा। अब देखो यहाँ y1 y2 y1 और x2 x1 ये क्या होंगे, तो ये x अक्ष के जो निर्देशांक हैं इसको हम क्या x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। अब ये मान इसमें हम रख देंगे, तो देखो y माइनस y1 का मान क्या है 0 बराबर y2 का मान क्या है b माइनस y1 का मान है 0 बटे x2 का मान क्या है 0 माइनस x1 का मान क्या है a और इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस x1 का मान a है, ये a है, ये तो है यहाँ पर a। थोड़ा आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो y
जीरो लेस करेंगे तो जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो बी में जीरो घटाओ तो बी, और जीरो में माइनस ए तो माइनस का ए इंटू एक्स माइनस ए। अब क्या करो, माइनस का इधर गुणा करा दो और ए बचेगा तो ए का इधर करा लेते हैं, ठीक है। या जैसे चाहो करा सकते हो, तो चलो माइनस ए का इधर करा दें तो ये आ जाएगा माइनस का ए वाई बराबर बी का ऊपर तो बी एक्स और माइनस का ए बी, ये होगा। अब हम चाहें तो इसको इधर भेज लेते हैं और बी ए बी को इधर ले आए तो कोई दिक्कत ना हो हमारे ख्याल से, ठीक है। तो हम बी एक्स को यहीं बनाए रखते हैं और ऐसे लिख देते हैं बी एक्स, ए वाई को इधर ला रहे तो ये आ जाएगा प्लस का ए वाई और ए बी को इधर भेज देते हैं तो बराबर ए बी, ये आ गया। कोई दिक्कत? तो अब तो हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ये जो है ये हमारा क्या बन गया, समीकरण। ये रेखा बन गई। ये रेखा किसकी आई, ये जो रेखा है ए बी, यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकल करके ये सामने आया, इतना। अब एक बात हमें पता होना चाहिए, जो मूल बिंदु होता है हमारा, ठीक, मूल बिंदु ये होता है, इस पर डाले गए लंब की माप का एक सूत्र होता है। तो वो देखो क्या होता है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप बराबर एक सूत्र होता है सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर हम पता करें भाई ये सी क्या है और ए और बी ये क्या है। तो ए और बी यानी एक्स का गुणांक जो होगा वो ए होता है और वाई का जो गुणांक होता है वो होता है बी, और अचर पद जो होता है वो होता है सी। इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। जब तक हम ये चीज़ याद नहीं रखेंगे, अगर इसको लाते जी तो ये हो जाता माइनस का। ये चीज़ थोड़ी सी और जानने वाली है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हम इतना ये लिख लिए, इधर तो ना लिख करके। अब ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप ये होगा। तो अब हम कह सकते हैं मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप हमें सवाल में देखो क्या दे रखे हैं, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, यानी तो इसको हम लिख सकते हैं पी बराबर सी क्या होगा, अचर पद होगा यानी ए बी। अब देखो वैसे माइनस का ए बी हम लिख सकते हैं क्योंकि इधर लाते तभी सी समीकरण बना करके इधर बराबर में जीरो होता है, ठीक है। या इसको इस रूप में हम लिख सकते थे बी एक्स प्लस का ए वाई माइनस ए बी बराबर जीरो, ये वास्तविक रूप ही होता है, ठीक है ना। इसमें तो ए बी माइनस का ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो रहेगा क्योंकि ए और बी उसके गुणांक ही हैं तो यही रहने वाला है, बदल लेगा कुछ नहीं। आगे थोड़ा दूसरा कागज़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, p बराबर माइनस ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो भाई, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हमेशा चाहे धन का हो चाहे माइनस प्लस का माइनस का, दोनों का वर्ग हमेशा धनात्मक आता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करो, इसके बटे एक है, हमें प्रूव क्या करना है, एक बार ये देख लो 1/p², यानी p को नीचे लाना है तो उल्टा कर दो दोनों को। तो 1/p² बराबर ये क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको अलग अलग बटे कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपान पी स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर अपान एक बार ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस लगा दो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वो इसमें ए से ए कटा, इसमें बी से बी कटा, तो ये आ गया 1 अपान पी स्क्वायर बराबर 1 अपान बी स्क्वायर प्लस ये 1 अपान ए स्क्वायर। अब एक बार सीधा करके लिख दो तो 1 अपान पी स्क्वायर बराबर ए को पहले 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। बढ़िया सवाल था, बस चित्र बनाना यहाँ से शुरुआत से समझना है तो दोहरा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ये कौन सूत्र कहाँ लगे ये सब आप देखिए समझिए। तो ये अच्छा सवाल है कुल मिला करके। तो ये सवाल हल हुआ, तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों को हल करने के लिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 का गा। 5 का गा देखो क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, इसको चलो हल करते हैं। तो हम लिख देते हैं हल। अच्छा, ये सवाल 4 नंबर वाले चल रहे हैं। तो हमें क्या दिया है, शंकु के आधार की परिधि। तो लिख लो शंकु के आधार की परिधि बराबर 24 पाई ये होती है, मतलब दिए है। ठीक, तथा ऊंचाई बराबर दे रखे हैं। ऊंचाई को हम h लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और हमसे क्या कहा है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। पता नहीं, मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम है कि त्रिज्या निकालें। त्रिज्या कैसे निकलेगी, हम देख रहे हमें दिया क्या है, परिधि दी है। तो परिधि का ही सूत्र लगा दो। तो शंकु के आधार की परिधि क्या होगा भाई, शंकु के आधार की परिधि बराबर सूत्र कितना दे रखे हैं हमें, 24 पाई, यही तो दे रखे हैं। या सूत्र सीधे लिख दो, शंकु के आधार की परिधि। अब ध्यान दो, शंकु के आधार होता कैसे, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र ही लगेगा यहाँ पर। ये बात ध्यान रखिए। तो वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r ये होता है। अब शंकु के आधार की परिधि में कितनी दे, 24 पाई, तो 24 पाई बराबर 2 पाई r। तो पाई से ये पाई कटा और 2 से 24 को काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी सीधा करके हम लिख सकते हैं r बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। r पता चल गया। अब हमसे क्या कहा है, तो शंकु का आयतन पूछा है, तो अब लगा दो सूत्र शंकु के आयतन का। तो देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर सूत्र का, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखो 1/3 पाई इंटू r का मान कितना है 12, तो 12 गुणा 12 दो बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू h कितना है 5। अब देखो एक इससे काट ले, 3 से को 12, 4 बचा। तो अब देखो 4 और इनका गुणा कर, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और या 12 पंचे 60, 60 चौको यानी 6 चौको 24,
यानी 240 और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं कि ये आ गया इस सवाल का आंसर बढ़िया वाला। तो आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर सवाल क्या कहता है। अब देखिए अगला सवाल यानी 5 का घा। तो इस तरीके से जगह बची, हमने डाल दिया प्रश्न संख्या 5 का घा। अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के लिए जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है, लुप्त बारंबारता ऐप ज्ञात की, यानी ऐप का मान ज्ञात करना है। और यहाँ माध्य भत्ता दर्शा रहा है, ये सवाल को देखो कन्फ्यूजन किया है। कुल मिला के ये समझ लो कि ये हमें समांतर माध्य दिया गया और समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। क्योंकि शब्द देखो माध्य का प्रयोग हो गया कहीं पर, ये माध्य प्रयोग हो गया, तो ये समझ लो समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है और कुछ नहीं, दूसरी चीज़ वगैरह नहीं है ना। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो ये इस तरीके से सारणी दी गई है, इसको हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। बारंबारता लिख लिया। अब समांतर माध्य को हम कई विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इसको अगला जो हम मान निकालेंगे बारंबारता के बाद वो होगा मध्यमान। मध्यमान, ठीक। तो मध्यमान के लिए क्या करेंगे, मध्यमान कैसे निकलता है, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, या 11 और 13 के बीच में क्या होगा 12, फिर 13 और 15 के बीच में 14। अच्छा देख लो सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 2, तो इसमें 2 जोड़ते चले जाओ, यानी 16, ये 18, ये 20 और ये 22 और यहाँ पर 24, ये आ जाएगा। अब देखो इसको एक हम कल्पित माध्य करके विधियों से हल करेंगे, तो गिन लेंगे 1 2 3 4, इसी को ए मान लेते हैं, बीच वाले को, चाहे नीचे से गिन लो 1 2 3 4, जब दोनों तो ओर से चौथा यार है तो इसी को ए मान लिया, यानी कल्पित माध्य विधि से हम हल कर रहे हैं, ठीक है। मध्यमान, इसके बाद निकाल लेते हैं, अगला स्टेप आता है वो होता है डी। डी बराबर होता क्या है, x माइनस ए। डी करते हैं। अब देखो, तो पहला x माइनस ए, यानी ये जो मध्यमान है इन सबको हम क्या मानते हैं, ये x माने जाते हैं, पूरे के पूरे पद जितने हैं सबको x मानते हैं। तो x माइनस ए यानी पहला क्या है 12 में a यानी क्या 18, तो 12 में जब 18 घटाएंगे, इधर हम पहला स्टेप करके दिखा रहे 12 माइनस 18, तो बराबर कितना बचेगा माइनस का 6। तो अब माइनस का 6 बचा। अब देख लो सबके बीच का अंतर कितना कितना है, 2 2 का है ना, तो इसमें आ जाएगा फिर माइनस का 4, फिर इसमें माइनस का 2, इसमें 0, फिर इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें ये 4, ये हो जाएगा। अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। 0 1, इसमें 2, इसमें 3, ये क्या हुआ, यहाँ बचेगा कितना भाई, 18 में 20 गए, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इसमें 4 और यहाँ पर 6 आएगा, बस ये 4 नहीं आएगा, ठीक। तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब देखो डी, अगला स्टेप और निकाल लें, यू बराबर क्या होता है डी अपान एच। अब एक चीज़ यहाँ और बताएंगे कि एच क्या होता है भाई और डी क्या है, तो डी तो ये निकाला, ठीक। तो अब यू बराबर यानी डी अपान एच है, तो डी ये यानी डी कितना है, जैसे 6, तो माइनस 6 बटे एच। एच यानी कि जितने हैं इन सबके बीच का डिफरेंट, तो जैसे कितना है भाई 12 है, तो 12 में इनका डिफरेंट देख लो 2 है, या इनके बीच का एच डिफरेंट हम कह सकते हैं 13 में 11 12 11 2 का है, तो अगर 6 बटे 2 करें तो कितना आएगा बराबर माइनस का 2, तो माइनस का 2 आएगा। तो पहले स्टेप में हमने 2 लिख लिया, ठीक। फिर 2 में 2 नहीं 6 में भाग दिया तो यहाँ 3 आएगा भाई, ठीक। फिर यहाँ जब डी अपान एच है यानी -4 में 2 से भाग करोगे तो कितना माइनस का 2, फिर जब -2 में 2 से भाग करोगे तो बराबर माइनस का 1 आएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3।
इस तरीके से ये आते चले जाएंगे और हमने सीधे क्या लिख दिया भाई, 2 में 2 से भाग 1, 2 4 में 2 से भाग 2 और 6 में 2 से भाग 3, यही तो आने वाला है। अच्छा, अब अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा एफ इंटू यू का, यानी एफ, ये जो बारंबार आता है ना, इसको एफ लिखा जाता है, ठीक, एफ इंटू यू। तो अब देखो 7 का गुणा किस में होगा, ये 3 में, तो 7 त्रिका माइनस का 21। अब 6 का गुणा किस में होगा, 2 का, तो 6 दूनी 12 यानी माइनस के 12। अब 9 गुणा किस में होगा, 1 में, तो 9 एकम 9। अब 13 गुणा किस में होगा, 0 में, तो 0। अब फिर एफ का गुणा किस में होगा, 1 में, तो ये एफ आएगा। फिर 5 का गुणा किस में होगा, 2 में, 5 दूना 10। फिर 4 का गुणा किस में होगा, 12 में, तो 4 हैं 12। अब ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करो, ये बारंबारता जोड़ के टोटल लिख लो, तो इसको लिखते हैं हम सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है सबका टोटल, यानी समेसन ऑफ। तो इनको ऐड करते हैं, तो देखो 5 4 9, ठीक, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 24 7 31, 31 और 13 ये हो गए 44, ठीक, 44 और प्लस एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं 44 प्लस का एफ, और इसको सिग्मा एफ यू बराबर लिखेंगे। तो पहला काम 12 से, ये 12 प्लस माइनस के यहीं काट लिए, बाकी जो बचे उनको जोड़ लो। तो देखो 21 और माइनस के 9, ये हो गए 30, 30 10 40, 40 और प्लस के ये एफ, इतना हो गया। अब ये कैलकुलेशन जितना करना था वो आ गया, अब बचा सूत्र लगा दो। तो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। अच्छा, ये कब ये सूत्र हम कब अप्लाई करते हैं, देखो एच का प्रयोग हुआ ना, एच तक गया, इसलिए एच ये सूत्र लगा। अगर केवल यहीं तक निकाले होते और फिर एफ और डी का गुणा कराते तो सिग्मा एफ डी आता। ये थोड़ी सी इतना याद रखिए। तो ए का मान कितना है, ए का है 18, तो हम लिखेंगे 18 प्लस सिग्मा एफ यू, एफ यू का मान आ गया 40 प्लस का एफ अपान सिग्मा एफ का मान है 44 प्लस का एफ। अच्छा, इंटू एच, एच का मान है, एच यानी सबके बीच का डिफरेंट कितना आया था, 2 2। और एक बार सवाल को फिर से पढ़ लो, यहाँ क्या किया, जेब भत्ता ₹18, यानी ये समांतर माध्य दे दिया गया कि ये 18 है, तो ये 18 आ गया। अब देखो 18 से 18 हम काट सकते हैं, ठीक, पक्षांतर करने पर कट जाएगा, तो इधर बचेगा कितना, 0 बराबर, 0 बराबर हम लिख सकते हैं इधर कितना बचेगा, 40 प्लस का ये एफ बटे ये 44 प्लस का एफ। 44 का इधर 0 में गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर 40 प्लस का ये एफ। अभी तक चीज़ें लिखे देते हैं, तो यहाँ से, और हाँ एफ और गुणा में ये 2 भी तो था, गुणा 2, ठीक। एक देखिए हल्की सी मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ जब हम करेंगे 21 और -9 ये होंगे माइनस के 30, 30 में ये 10 जो प्लस के ये तो कट जाएंगे, तो इसलिए कितना बचेगा, ये भाई 20 बचेगा, ठीक। तो यहाँ भी क्या आएगा, 20, यहाँ भी 20, ठीक। तो ये चीज़ थी, है ना। अब ये वाला पूरा 0 में चला गया, 0 में, ठीक। तो ये लाइन चलो यहाँ से काटे देते हैं, अब इधर से समझना। अब देखो, अब इसको 0 करा रहे हैं, 0 में गुणा,
तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा भाई, क्योंकि ये इस पूरा 44 प्लस एफ का पूरा जीरो में गुणा होगा तो जीरो बराबर इधर कितना बचेगा, ये जो 2 होगा इसको गुणा में आगे लिखे रहो ऐसे 2 इंटू 20 प्लस का ये एफ, 20 प्लस का एफ, 2 को इसके फिर बटे में भेज दो तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर अब हम इधर सीधे 20 प्लस का एफ लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है ना, इधर बटे में आएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एफ बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और यही 20 हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पर हो गया। तो अब देख लेते हैं कुछ आगे और सवाल हैं। तो आगे के जो सवाल होंगे वो अब अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और ये सवाल हम देखो विस्तार पूर्वक बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सको आप। और फिर भी यदि कोई कमेंट है, कोई आपकी कन्फ्यूजन है, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले के जो भी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।